यह है पालनपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहां राकेश और दीपक नाम के दो भाई रहते थे। उनकी माँ सरला देवी दोनों को बराबर मानती थी। यही बात वो हमेशा गर्व से कहती थी। लेकिन बराबरी कहने और निभाने में फर्क होता है। ये उन्हें तब समझ आया जब जिंदगी ने दोनों बेटों को अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। राकेश बड़ा बेटा था, पढ़ाई में तेज, बोलने में होशियार और लोगों के बीच जल्दी घुल मिल जाने वाला। गांव से शहर गया, नौकरी की और धीरे धीरे परिवार की उम्मीद बन गया। दीपक छोटा था, शांत, कम बोलने वाला, माँ के पास रहने वाला। पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि पिता के जाने के बाद उसे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा। उसी दिन से दोनों भाइयों की जिंदगी में फर्क पड़ गया। सरला चाची, तुम तो अब राकेश के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दो। अब पढ़ा लिखा है और शहर में एक अच्छी नौकरी भी करता है। उसके लिए तो फिर एक अच्छी लड़की ही ढूंढनी पड़ेगी आपको। क्यों लीला बहन, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनीता। राकेश एक तो घर का बड़ा बेटा है, ऊपर से शहर में नौकरी भी करता है। हमारे गांव में ऐसे बहुत कम लड़के हैं जो पढ़ लिख कर शहर जाकर नौकरी करते हैं। तो वो शादी के लिए लड़की भी सुंदर और सुशील चाहेंगे ना। अरे आजकल के पढ़े लिखे लड़कों के मिजाज बहुत अलग है, पर जो मर्जी हो, हमारा राकेश सबसे अलग है ना सरला चाची? अरे लीला और अनीता, कह तो तुम दोनों ठीक रही हो। अब राकेश की भी शादी की उम्र हो गई है। सोच तो मैं भी रही थी कि राकेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी जल्दी से शादी कर दूं। इसके बाद फिर दीपक की भी शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगी। अरे सरला चाची, दीपक का क्या है? वो तो सारा दिन घर पर ही रहता है। उसके लिए तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वैसे भी वो काम ही क्या करता है भला? अगर राकेश की तरह पढ़ लिख गया होता तो आज वो भी अपने बड़े भाई की तरह अपने पैरों पर खड़ा होता। बुरा मत मानना सरला चाची, बड़ा भाई होने का असली फर्ज तो राकेश ने ही निभाया है। सरला ये सब सुनकर चुप हो जाती है। उसके पास गांव की औरतों को कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उस चुप के पीछे कुछ था जिसे सरला ना चाहते हुए भी किसी को बताना नहीं चाहती थी। तभी सरला देखती है कि दूर खड़ा दीपक भी ये बातें सुन रहा था। दीपक कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। ये बात दीपक भी जानता था कि माँ की चुप्पी में कुछ छुपा है। वो हर बार जब माँ को रात में जागते हुए देखता तो वो उस संदूक को ही देखती रहती। पिता की मौत के बाद माँ ने एक संदूक अलमारी में बंद कर दिया था। वो संदूक कभी नहीं खुलता था। माँ साफ कह देती थी, इसमें कुछ जरूरी है, अभी समय नहीं आया। दीपक ने भी उस संदूक को खोलने की कभी जिद नहीं की, पर उसको हमेशा लगता जैसे माँ किसी बोझ के साथ सो रही हो। अरे राकेश बेटा, तू ना कोई फोन ना कोई चिट्ठी, एकदम से आ बैठ बेटा। अरे दीपक, देख तेरा बड़ा भाई आया बेटा, जा उसके लिए पानी लेकर आ। कितना दूर चला गया है बेटा तू अपनी माँ से। महीनों तक घर ही नहीं आता, और जब आता है तो पता भी नहीं चलता कब चला भी जाता है। माँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम लोगों की याद नहीं आती। दिल तो मेरा भी करता है कि मैं भी अपनी माँ और अपने भाई के साथ घर पर कुछ वक्त बिता सकूं। पर शहर में मेरी नौकरी ही कुछ ऐसी है कि बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाता हूं, और जो वक्त मिलता है मेरे लिए बहुत कम होता है। इसलिए घर पर आ पाना मुश्किल हो जाता है। अगले महीने मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो काम और बढ़ जाएगा माँ। पर माँ चिंता मत करो, जब भी मुझे काम से छुट्टी मिला करेगी तो मैं घर जरूर आया करूंगा। अरे भैया, कैसे हो आप? कितने दिनों बाद घर आए हो आप? आपको पता है माँ आपको कितना याद करती है। राकेश, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद का ही खाना बनाऊंगी। कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा, देखो तो काम कर कर। सरला देवी को राकेश के घर आने की अलग ही खुशी थी, जो दीपक साफ साफ देख रहा था।
लेकिन उसे इस बात पर कोई भी नाराजगी नहीं थी, क्योंकि वो भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। उस दिन राकेश की पसंद के सभी पकवान घर में बनाए गए। राकेश खूब मजे से सब खाता है। पास खड़ा दीपक ये सब देख रहा था, क्योंकि आज तक सरला ने कभी भी दीपक के लिए इतना चाव नहीं किया था। बेटा, अब तू आ ही गया है तो मैं दोनों से एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। घर के बंटवारे का अब वक्त आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जिंदा रहते तुम दोनों को इस घर की हर चीज बराबर बांट दूं, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों भाइयों के बीच कल कोई अनबन ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसी तरह साथ मिलकर रहना हमेशा। दीपक को ये बात भीतर से हिला गई। उसे लगा जिस घर को उसने जिया है अब वही कागज बन जाएगा। पर माँ, बंटवारे की क्या जरूरत है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल को हम दोनों भाइयों के बीच प्यार खत्म हो जाएगा? बंटवारा इस समस्या का हल नहीं है माँ। तुम चिंता मत करो माँ, हम दोनों भाई हमेशा साथ ही रहेंगे। दीपक ठीक कह रहा है माँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस घर में जो भी है हम दोनों भाइयों का ही तो है। फिर बंटवारा क्यों माँ? मैं दीपक से बड़ा हूं, फिर भी दीपक ने मुझसे पहले इतनी बड़ी बात कर दी, तो फिर इससे बढ़कर प्यार का सबूत और क्या हो सकता है माँ? तुम ही बताओ। लेकिन सरला ये बात ठान चुकी थी और वो मानने वाली नहीं थी। वो दोनों भाइयों को उनके हिस्से की जमीन जायदाद आपस में बांट देती है। दोनों भाई माँ की जिद के आगे झुक जाते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। हैरानी की बात ये थी कि इसमें भी ज्यादा फैसले राकेश के हक में दिए गए, पर दीपक कुछ नहीं बोला। सरला को लगा कि शायद अब उसने सब ठीक कर दिया है, पर आने वाला वक्त ही ये सब तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। राकेश अब सरला को बहुत कम फोन करता था। दीपक भी खेतों में अपने काम में लगा रहता, पर उसका मन हमेशा घर बैठी अकेली माँ की तरफ ही रहता था। एक दिन अचानक सरला की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तेज बुखार और कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि दीपक घबरा जाता है। बिना देर किए वो उसे पास के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर 2 दिन तक उसे निगरानी में रखते हैं। राकेश को फोन किया जाता है और राकेश भी अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में माँ बार बार बड़बड़ाती रही, वो कागज मत देना, अभी नहीं। राकेश ने इसे बीमारी की हालत समझा, लेकिन दीपक को पहली बार शक हुआ। क्या माँ कुछ छुपा रही थी? घबराओ मत दीपक, माँ बस बीमारी की वजह से बस ऐसे ही बोल रही है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। 2 दिन बाद सरला को घर लाया जाता है। शरीर कमजोर है, आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं रही। दीपक दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है। दवाइयां समय पर देना, खाना खिलाना, रात को बार बार उठकर देखना कि सांस ठीक चल रही है या नहीं। सरला सब देखती है, लेकिन ज्यादातर चुप रहती है। दीपक, इधर आ बेटा, मेरे पास बैठ। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बेटा, लोगों की बातों को तुम दिल पर मत लेना। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, मैं तुझे कभी कह नहीं पाई, पर मेरा असली सहारा तू ही है। अगर मैं कुछ कह ना पाऊं तो उस संदूक को खोल लेना। माँ की बात सुनकर दीपक का मन भर आता है और वो कुछ नहीं बोलता। सर झुकाकर माँ के पास बैठा रहता है, पर माँ की ये बात भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर उस संदूक के अंदर ऐसा है क्या। पर दूसरे ही दिन सरला देवी का देहांत हो जाता है। दोनों भाई अब अकेले रह जाते हैं। माँ के बिना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। भैया, माँ ने जाने से पहले उस संदूक के बारे में कहा था कि मेरे जाने के बाद उस संदूक को खोलना, जो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ आप इसे खोलें। आप बड़े हैं, इसीलिए इस पर सबसे पहला अधिकार आप ही का है। जैसे ही वो उस संदूक को खोलते हैं तो उसमें से कुछ पुराने कागजात और कुछ अस्पताल की रिपोर्ट्स होती हैं, पुरानी मेडिकल फाइलें।
दीपक ने कांपते हुए हाथों उसे देखा तो रिपोर्ट में साफ लिखा था, राकेश बचपन में एक गंभीर बीमारी से जूझ चुका था। इलाज के लिए माँ पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी और उसी वजह से दीपक की पढ़ाई रुक गई थी। नीचे एक कागज पड़ा था जिसे राकेश उठा लेता है, जिस पर उनकी माँ ने कुछ लिखा था। जब ये चिट्ठी तुम दोनों भाइयों को मिलेगी तब मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। बचपन में राकेश की बीमारी की वजह से हमारा सब कुछ बिक चुका था। दीपक को हमें स्कूल से हटाना पड़ा, पर राकेश को नहीं, क्योंकि वो कमजोर था। अगर मैंने राकेश को ज्यादा सहारा दिया तो इसलिए कि उसे कमजोर मानती रही और दीपक को मजबूत समझकर उस पर जिम्मेदारी डालती रही। मैंने दोनों से बराबरी नहीं की, मैंने दोनों से डर के साथ प्यार किया। राकेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी की कीमत दीपक ने चुपचाप चुकाई थी। भैया, आप रोइए मत। मुझे इसके लिए किसी से भी कोई शिकवा नहीं है। मुझे माफ कर दो दीपक, मेरे भाई। मैं आज तक यही समझता रहा कि इस घर में बड़ा मैं हूं, लेकिन मैं गलत था मेरे भाई। असली जिम्मेदारी तो तुमने निभाई है बड़े भाई की। इतना बड़ा त्याग दिया, वो भी सिर्फ मेरे लिए। ये सब जमीन जायदाद सब तेरा ही है मेरे भाई, इसे मैं नहीं ले सकता। तू आज तक सिर्फ मेरी वजह से इतना कुछ सहता रहा और कुछ भी नहीं बोला। मुझे माफ कर दे दीपक, माफ कर दे मेरे भाई। दीपक ने कुछ नहीं कहा। अब उसे सब समझ आ गया था। माँ ने कभी किसी को कम नहीं चाहा, बस डर के साथ चाहा।